हेलो एवरीवन। तो मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला। तो लास्ट क्लास में हमने एनाटमी फिजियोलॉजी के बारे में कंप्लीट कर लिया था। आज से हम डिसऑर्डर्स के बारे में, जीआई सिस्टम के डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। और जीआई सिस्टम का मेन पार्ट हम ईसोफेगस से शुरू करेंगे, क्योंकि डिजीज यहां से भी पूछी जा सकती हैं। छोटी छोटी बातें, कुछ टर्म्स आज के लेक्चर में बस यही होगा, और कुछ इंपॉर्टेंट बातों के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट कहानियों के बारे में हम देखेंगे जो ईसोफेगस से रिलेटेड है। चलिए, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक तो ईसोफेगस के बारे में। ईसोफेगस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, मतलब उसकी एनाटमी के बारे में, मेनली एनाटमी के बारे में बात करेंगे ईसोफेगस की, पहली चीज क्लियर। और दूसरा, हम ईसोफेगस के कुछ डिसऑर्डर्स, या फिर ये भी कह सकता हूं छोटी छोटी टर्म्स, उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ईसोफेगस की एनाटमी और डिसऑर्डर्स के बारे में बात करने वाले। सबसे पहले मैं शुरू करूंगा ईसोफेगस से। क्या है ये ईसोफेगस? सर, इसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं, फूड पाइप। सर, ईसोफेगस एक फूड पाइप है, पहला। दूसरा पूछेगा, सर ये स्टार्ट कहां से होती है? स्टार्ट तो आपके फेरिंग्स से स्टार्ट होती है और स्टमक तक जाती है। तो आप ये बोल सकते हो, स्टार्ट फ्रॉम फेरिंग्स अप टू स्टमक। स्टमक वाले पार्ट तक ये जाती है, तो मैं इसको बोल सकता हूं ये फेरिंग से स्टार्ट होती है और स्टमक वाले पार्ट तक जाती है। ओके, फिर आपसे पूछ लेगा, सर इसकी लेंथ कितनी होती है? तो लेंथ में आंसर जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ईएसआईसी के एग्जाम में बहुत पूछी जाती है एनाटमी, तो वहां के लिए इसको याद रख लें। अच्छा, एक और चीज, अगर आपसे इसकी लोकेशन पूछी जाए कि बताइए सर, ये जो ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, एक मस्कुलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, ये ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको फूड पाइप भी बोलते हैं। बस इसमें से फूड ट्रेवल करते हुए स्टमक में पहुंचता है। अब अगली बात ध्यान रखें कि सर इसकी लोकेशन कहां पे है। तो इसकी लोकेशन जहां पे ये स्टार्ट होता है, एक्चुअली यहां कहीं पे फेरिंग्स खत्म होता है, जिसको फेरेंजियो ईसोफेजल जंक्शन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं जहां पे फेरिंग्स कंप्लीट हो रहा है? इसको बोलते हैं फेरेंजियो ईसोफेजियल जंक्शन। जंक्शन का मतलब है जॉइंट, तो फेरेंजियो ईसोफेगल जंक्शन। ओके सर, तो वर्टिब्रा, कौन सी वर्टिब्रा? C6। ये ईसोफेगस जहां से शुरू हो रहा है वो C6 पे होती है, और सर स्टमक पे जाके खत्म होती है। तो स्टमक में भी कहां पे? यहां पे, जिसको बोलते हैं C10। तो अगर आपसे कोई लोकेशन पूछे वर्टिब्रा के अकॉर्डिंग, तो आप इसकी लोकेशन भी बता सकते हो। C6 से लेके C10 तक इसकी लोकेशन होती है। 25 सेंटीमीटर का ये स्ट्रक्चर है, फेरिंग से स्टार्ट होता है, स्टमक तक जाता है, फूड पाइप होता है। इतनी सी बात। अच्छा, दो तीन चीजें और बता देता हूं। अब आपको पता है कि इसमें दो टाइप के स्फिंक्टर प्रेजेंट रहते हैं। स्फिंक्टर मतलब एक तरीके के ढक्कन, क्लियर। जैसे यहां पे थोड़ा नैरोइंग हो जाती है, जहां पे ये मिलते हैं, फेरिंग्स और ईसोफेगस जहां पे मिलते हैं ना, वहां पे एक नैरोइंग से ऐसे ढक्कन बन जाता है, मतलब ये एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर से बनता है। तो हम इस वाले स्फिंक्टर को, जो अपर ईसोफेगस में है, अपर ईसोफेगस में है, तो इसको अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर, या इसको हम एनाटॉमिकल स्फिंक्टर के नाम से भी जानते हैं। तो इसको एनाटॉमिकल स्फिंक्टर भी बोलते हैं और अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर भी बोलते हैं। मतलब जब फूड आएगा तो स्फिंक्टर ओपन होगा और खाना नीचे की तरफ आएगा। ऐसे ही दोस्तों, नीचे की तरफ भी स्फिंक्टर होता है, जहां पे नैरोइंग होती है। दूसरी नैरोइंग यहां पे होती है, लोअर साइड पे। एक जगह पे तो नैरो यहां पे हुआ था ईसोफेगस, जहां पे जंक्शन था C6 पे,
दूसरा नैरो होता है C10 पे, क्योंकि यहां पे भी एक तरीके का प्रेशर होता है। जैसे सपोज कर लो स्टमक का प्रेशर है, तो इस प्रेशर से बंद होता है ये तो एनाटॉमिकल है, एनाटॉमी से खुलता और बंद होता है। ये ज्यादातर जो लोअर स्फिंक्टर है, लोअर स्फिंक्टर का नाम इसको लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर या फिर कार्डियक स्फिंक्टर के नाम से भी जानते हैं, इसको कार्डियक स्फिंक्टर के नाम से भी जानते हैं। तो ये एक प्रेशर की वजह से बंद होता है, यानी कि एक फिजियोलॉजी की वजह से बंद होता है मेनली। तो सर इसीलिए इसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल स्फिंक्टर, फिजियोलॉजिकल स्फिंक्टर। सर कितना प्रेशर होता है यहां पे? लगभग 15 से लेके 45 mmHg। इस प्रेशर, ये नॉर्मल प्रेशर है यहां का, इसकी वजह से ये लिड खुलता और बंद होता है। जैसे यहां पे खाना आ गया तो अब ये बंद हो जाएगा, जैसे ऊपर से खाना आ रहा है खाली है तो नीचे की तरफ आ जाएगा। कहने का मतलब है स्टमक में फूड की एंट्री जो होती है वो ऊपर की तरफ अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर से होती है और नीचे आते आते लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर होता है। इसको हम कार्डियक स्फिंक्टर भी बोलते हैं। कार्डियक का मतलब हार्ट मत समझ लेना, कार्डियक स्फिंक्टर लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर को बोल रहे हैं जो C10 पे है। और यहां पे नॉर्मल प्रेशर जो रहता है स्फिंक्टर का वो रहता है 15 से लेके 45 mmHg। इतनी बातें आपको ईसोफेगस के बारे में मेनली पता होनी चाहिए। अब दूसरी एक और बात जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि सपोज ये ईसोफेगस है, तो ईसोफेगस में 3 जगह पे, मतलब थ्री प्लेसेस पे कुछ कंस्ट्रिक्शंस पाए जाते हैं। सर ये कंस्ट्रिक्शन क्या है? 3 कंस्ट्रिक्शन पाए जाते हैं। कहां पे? सर ईसोफेगस में। सर कंस्ट्रिक्शन का मतलब नैरोइंग, नैरोविंग। तो 3 जगह पे नैरोइंग पाई जाती है। सबसे पहले इस वाले पार्ट पे जहां पे आके क्या अटैच हो रहा है, जहां पे फेरिंग्स अटैच हो रहा है, पहला कंस्ट्रिक्शन तो यहां पे पाया जाएगा C6 पे, ईसोफेजियल जंक्शन पे, जहां पे फेरिंजियो ईसोफेजियल जंक्शन है, यहां पे पहली नैरोइंग होती है, यहां पे नैरो पार्ट होता है, ठीक है, C6 पे। दूसरा नैरो पार्ट होता है, अच्छा, ईसोफेगस के मिड पॉइंट से ही, इसी के आगे पीछे से क्या जा रहा होता है? आर्च ऑफ अरोटा। ये क्या है सर? मिड पॉइंट पे, ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से क्या निकल रहा होता है? आर्च ऑफ अरोटा। तो दूसरी नैरोइंग इस मिड पॉइंट पे प्रेजेंट होती है। तीसरी नैरोइंग सर, तीसरी नैरोइंग या कंस्ट्रिक्शन प्रेजेंट होता है C10 पे, जहां पे स्टमक से कनेक्ट हो रहा है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि 3 कंस्ट्रिक्शन कौन कौन सी है, तो ईसोफेगस के अंदर 3 जगह पे नैरोइंग होती है। पहला C6 पे, दूसरा मिड पॉइंट पे और तीसरा C10 पे। सर ये क्यों बताया? क्योंकि सर जब भी हम एंडोस्कोपी, सपोज कर लो किसी बच्चे ने कॉइन निगल लिया, कोई सिक्का निगल लिया, कोई कंचा निगल लिया, बच्चे करते हैं ना ऐसे, ईच एंड एवरीथिंग हैज बी पुट ऑन आवर माउथ। तो वो क्या करते हैं, कोई भी चीज को अपने माउथ में, हमारे माउथ में इंसर्ट कर लेते हैं। अब कई बार वो गले में फंस जाता है, तो अब उसको निकालने के लिए डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं? एंडोस्कोपी, कि एंडोस्कोपी की मदद से उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो ये बात बताने का जो मेन पर्पस है वो ये है कि सबसे ज्यादा इन 3 नैरोइंग में से सबसे जो मोस्ट नैरोड पार्ट होता है, मोस्ट नैरोड पार्ट जो होता है ना, वो है सर कौन सा? आपका सबसे पहला वाला पार्ट, जिसको बोलते हैं C6 वाला पार्ट। तीनों नैरोइंग है पर सबसे ज्यादा नैरो कौन सा है? C6 वाला पार्ट। तो इसीलिए कई बार अगर यहां से कंचा नीचे चला गया है तो अब वो बाकी के यहां और यहां रुकने की संभावना उसकी नहीं है, तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं होती है। सबसे ज्यादा उसके अटकने के जो चांस होते हैं वो आपके इस वाले पार्ट में, C6 वाले पार्ट में ही होते हैं, जहां पे फेरिंग्स खत्म हो रहा है। क्यों सर? क्योंकि सबसे नैरो पार्ट है। अगर इस नैरो पार्ट से वो नीचे आ गया ना, तो यहां रुकने के चांसेस उसके बहुत कम होते हैं। क्लियर? तो डॉक्टर साहब अब जब एंडोस्कोप डालते हैं तो एंडोस्कोप को मेजर कैसे किया जाता है? मेजर कैसे करते हैं?
मतलब एंडोस्कोप कहाँ इंसर्ट हुआ है कैसे पता चलेगा? हमेशा जो एंडोस्कोप को मेजर किया जाता है, लेंथ को मेजर कर रहे हैं मतलब, वो किया जाता है आपके अपर इंसीजन से। जब भी हम उसकी लेंथ को, इन लेंथ को मेजर करते हैं ना, तो अपर इंसीजन से करते हैं, अपर इंसीजनल टीथ, अपर इंसीजनल टीथ से करते हैं। अपर इंसीजनल टीथ से लेंथ नापेंगे तो यहां तक की जो लेंथ होती है C6 तक की, वो होती है 15 सेंटीमीटर। जो बीच में मिड पॉइंट है वहां तक की होती है 25 सेंटीमीटर, और जो C10 की होती है वो होती है 40 सेंटीमीटर। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, अगर किसी ने पूछ लिया कि आपको इन कंस्ट्रक्शंस में कहां पे कितना सेंटीमीटर होता है या कहां से मेजर करना स्टार्ट करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए अपर इंसीजन से, और C6 तक कितनी होती है लेंथ, वो होती है 15 सेंटीमीटर, अप्रोक्सीमेट 6 इंच के आसपास। फिर पूछा जाएगा 25 सेंटीमीटर मिड पॉइंट पे और 40 सेंटीमीटर लास्ट, जहां पे कार्डियक स्फिंक्टर लगा हुआ है C10 पे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसलिए बताई गई है। अब क्वेश्चन करने से पहले आपको कुछ पॉइंट्स के बारे में बता दूं, जैसे कि अगर मैं बात करूं बीमारी की, तो बीमारी को समझने से पहले हमें थोड़ा सा ईसोफेजियल स्फिंक्टर को समझना पड़ेगा। ईसोफेजियल स्फिंक्टर को समझना पड़ेगा। देखो, अब ईसोफेजियल स्फिंक्टर में क्या है, आपको इतनी सी बात पता चल गई। एक तो है अपर ईसोफेजियल, अपर वाला अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर, इतनी सी बात ध्यान रखो, अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर। और दूसरा है लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर, लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर। अब हमें ये दोनों क्यों पढ़ने हैं वो बता देता हूं मैं। अपर वाले को होता क्या है, जब हम अपर ईसोफेगस की बात करते हैं, और मैं अगर इसकी एनाटॉमी की बात करूं, अपर ईसोफेगस के पोस्टीरियर साइड पे, अगर मैं इसकी पोस्टीरियर साइड की बात करूं, तो पोस्टीरियर साइड पे कुछ इस तरीके के मसल्स पाए जाते हैं, इस तरीके के मसल्स पाए जाते हैं। ईसोफेगस को मैंने पीछे की तरफ मोड़ दिया है, और उसके पीछे 3 टाइप की मसल्स पाई जाती हैं। यह आपको तीनों अलग अलग टाइप की मसल्स दिख रही होंगी। सर, जो सबसे ऊपर वाली मसल्स हैं, सबसे ऊपर वाली हैं, इनको बोला जाता है कौन सी? इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल। इनको बोला जाता है इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल, इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल। सर ये तो ऊपर है, अरे लेकिन कंस्ट्रिक्शन से नीचे है ना, तो इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल। दूसरी बीच वाली जो आपके को दिख रही है, उनको बोलते हैं क्रिकोफेरेंजियल मसल। ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं क्रिकोफेरेंजियल मसल, इनको बोलते हैं क्रिकोफेरेंजियल मसल। और सबसे नीचे जो दिख रहा है, ये मसल्स है स्मूथ मसल्स। ये मसल्स हैं क्या? स्मूथ मसल्स। तो पहले थोड़ी सी इतनी सी बात समझनी है, पहले मैं अपर ईसोफेगस की ही बात कर रहा हूं केवल। तो अपर ईसोफेगस के बारे में जब भी मैं बात करूंगा, तो मैंने बोला उसके पोस्टीरियर साइड पे 3 तरीके की मसल्स होती हैं। ओके, अब ये क्रिकोफेरेंजियल मसल और स्मूथ मसल के बीच में यहां कहीं पे, मैं रेड कलर से बना रहा हूं, यहां कहीं पे आपको एक ऐसा ट्राइंगल जैसा बनता हुआ दिख रहा होगा। ये एक ट्राइंगल जैसा बना हुआ रहता है, किन दोनों के बीच में? क्रिकोफेरेंजियल और स्मूथ मसल्स के बीच में। ऐसे ही एक ट्राइंगल आपको ऊपर की तरफ भी बनता हुआ दिखेगा, इंफीरियर कंस्ट्रिक्शन मसल और क्रिकोफेरेंजियल मसल के बीच में। एक्चुअली ये दोनों ट्राइंगल क्या है? ये ईसोफेगस के पोस्टीरियर पार्ट के वीक पार्ट हैं, वीकेस्ट पार्ट है, वीकेस्ट पार्ट। और इन दोनों में भी बोलूं, ये वीक पार्ट तो है, इन दोनों में भी सबसे वीक, मोस्ट कॉमन जो वीक है,
वो है अपर वाला, वो है ये अपर वाला ट्राइंगल। ये जो आपको ट्राइंगल वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये सर बहुत ही कमजोर पार्ट है, बहुत कमजोर पार्ट है। क्लियर? इसको किलेंस ट्राइंगल बोलते हैं, इसको बोला जाता है किलेंस ट्राइंगल। जो ऊपर की तरफ है उसका नाम क्या है? किलेंस ट्राइंगल। जो नीचे की तरफ है उसका नाम क्या है? उसका नाम है लेमर्स ट्राइंगल, इसको बोलते हैं लेमर्स ट्राइंगल। तो ये ईसोफेगस के पोस्टीरियर पार्ट की बात हो गई। सर ये बात हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसलिए अपर ईसोफेगस के पोस्टीरियर पार्ट पे आपको एक ट्राइंगल मिलेगा जिसको बोलते हैं किलेंस ट्राइंगल। और किलेंस ट्राइंगल क्या होता है? सबसे ज्यादा वीकेस्ट होता है। तो वीक होने की वजह से उस वाले पार्ट में चांसेस होते हैं आउट पाउचिंग होने के, उस वाले पार्ट में चांसेस होते हैं आउट पाउचिंग होने के। मतलब यहां पे आउट पाउचिंग हो सकती है, वो कैसे होगी वो अभी बताऊंगा आपको। और इस आउट पाउचिंग को ही हम बोलते हैं डाइवर्टिकुलोसिस, इसी आउट पाउचिंग को बोलते हैं डाइवर्टिकुलोसिस। और ईसोफेगस में हो रही है, इसीलिए ऐसी आउट पाउचिंग जो अपर यूट्रस में ज्यादातर मात्रा में, अपर यूट्रस में क्या होता है? किलेंस ट्राइंगल वाली जगह कमजोर होती है और उसकी वजह से वहां पे आउट पाउचिंग बन जाती है। सर कैसे आउट पाउचिंग? ऐसे, जो ईसोफेगस की मसल्स है वीक होने की वजह से ऐसे एक बैग लाइक या सैक लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है। इस सैक लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डाइवर्टिकुलोसिस। और ईसोफेगस का है, इसीलिए हम इसको नाम देते हैं ईसोफेजियल डाइवर्टिकुलोसिस। तो आपसे पूछेगा सबसे ज्यादा डाइवर्टिकुलोसिस अपर या लोअर में, तो आप आंसर दोगे अपर में। फिर पूछेगा लेमर या किलेंस में से कौन सा कमजोर ट्राइंगल है, तो आप बोलोगे किलेंस ट्राइंगल। तो इसीलिए किलेंस ट्राइंगल में ज्यादातर चांसेस रहते हैं आउट पाउचिंग होने के। तो ऐसा सैक लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। क्लियर है? तो इसको बोलते हैं डाइवर्टिक ईसोफेजियल डाइवर्टिकुलोसिस। तो थोड़ा सा आपको ईसोफेजियल डाइवर्टिकुलोसिस के बारे में बता देते हैं। तो सर क्या है ये ईसोफेजियल डाइवर्टिकुलोसिस? ईसोफेजियल डाइवर्टिकुलोसिस, तो आपने डायग्राम तो देख ही लिया है क्यूलोसिस। बस कुछ नहीं करना, ये ईसोफेगस बनाया अपर सेगमेंट में, ये एक आउट पाउचिंग हो गई, इसको बोलते हैं ईसोफेजियल डाइवर्टिकुलोसिस। तो आपसे पूछेगा सर इसके टाइप भी होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं। सबसे ऊपर की तरफ एक होता है जेंकर्स, जेंकर्स ईसोफेगल डाइवर्टिकुलोसिस। एक होता है ट्रैक्शन, ट्रैक्शन ईसोफेगल डाइवर्टिकुलोसिस। और एक तीसरा होता है जिसको बोला जाता है एपिफ्रेनिक डाइवर्टिकुलोसिस। तीसरा होता है जिसको बोलते हैं एपिफ्रेनिक डाइवर्टिकुलोसिस। सर जेंकर्स क्या है? जो जेंकर्स डाइवर्टिकुलोसिस है, जेंकर्स डाइवर्टिकुलोसिस है, वो अपर पार्ट में हो रहा है, वो अपर पार्ट में हो रहा है। ये अपर पार्ट में, जो अपर पार्ट है वहां पे अगर हो रहा है तो जेंकर्स वाला सबसे मोस्ट कॉमन टाइप का डाइवर्टिकुलोसिस होता है। और ये अपर 1/3 पार्ट पे हो रहा है, अपर 1/3 पार्ट पे हो रहा है। और अगर मैं बोलूं ट्रैक्शन डाइवर्टिकुलोसिस, अगर ये मिड पॉइंट पे हो रहा है, जहां पे मिड पॉइंट पढ़ा था ना हमने, जो 2/3 पार्ट था वहां पे अगर हो रहा है, 2/3 पार्ट था ये बीच वाला पार्ट, यहां पे आउट पाउचिंग हो रही है तो ट्रैक्शन। और एपिफ्रेनिक सबसे नीचे। तो ये तीन बातें आपको याद रखनी है, इनमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, बस इतना सा याद रखना, जेंकर्स सबसे इंपॉर्टेंट है। जेंकर्स वाला सबसे कॉमन होता है अगर सबसे ऊपर ट्रैक्शन और सबसे ऊपर ऐसे बन जाए, सैक लाइक स्ट्रक्चर बन जाए तो ये तीन इसके कॉमन है। अब आपसे ये सवाल पूछा जाएगा कि सर एक बात बताओ कि इसके आखिर कॉज क्या है? कॉज तो आपको याद रखना है, इसके जो आउट पाउचिंग का कॉज है वो वैसे तो अननोन है, एग्जैक्ट कॉज तो अननोन है। पर हां उन लोगों में जिनकी एज ज्यादा हो रही है, यानी कि उन लोगों में ज्यादा रिस्क रहता है। कॉज तो नहीं पता ये क्यों हो रहा है, पर एज की वजह से ऐसे आउट पाउचिंग देखने को मिलती है। सर कहां पे होता है? आपसे पूछेगा ज्यादातर कहां पे होता है साइट, तो आप कहां पे बोलोगे, एंटीरियर या पोस्टीरियर? पोस्टीरियर वाले पार्ट पे बोलोगे, 1/3 पार्ट। तो सबसे ज्यादा कॉमन साइट इसकी पोस्टीरियर 1/3 पार्ट पे होती है। ओके सर अब ऐसे खाना अटक गया है
तो इसमें क्या क्या साइन और सिम्टम्स देखने को मिलेंगे आपको। देखो ऐसे आउट पाउचिंग हो गई है। अब आप जो भी खाना खाओगे तो क्या वो इकट्ठा रहेगा यहां पे, जैसे आप सोओगे वापस आ सकता है, यानी कि यहां पे आपको रीगर्जिटेशन देखने को मिल सकता है। रीगर्जिटेशन आपको हो सकता है, रीगर्जिटेशन। अब ये खाना रहेगा यहां पे तो इसमें से स्मेल भी आएगी और माउथ से भी स्मेल आएगी, यानी कि आपको क्या हो सकता है, फॉल्स स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। फॉल्स स्मेल, क्योंकि खाना यहीं पे सड़ रहा है, स्टमक में तो जा ही नहीं रहा, फॉल्स स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। अच्छा तीसरी बात, माउथ से बैड ब्रीथ आना, क्या उसको हेलिटोसिस बोलते हैं। हेलिटोसिस का मतलब माउथ से बैड ब्रीथ आना, हेलिटोसिस देखने को मिल सकता है। क्या ये कंडीशन और ज्यादा खतरनाक होगी? नहीं, ये नॉन प्रोग्रेसिव होती है। ये क्या होती है? नॉन प्रोग्रेसिव होती है। क्या पेशेंट को खाना खाने में तकलीफ होगी? जी होगी, यानी कि डिफिकल्टी, यानी कि डिस्फेजिया हो सकता है। तो पेशेंट खाना नहीं खा पाएगा अच्छे से, वॉमिटिंग होगी उससे बार बार, जहां ये खाना अटका हुआ है इसीलिए इसमें से बदबू आएगी, फॉल स्मेल, हेलिटोसिस जैसी चीजें देखने को मिलेंगी। और ये नॉन प्रोग्रेसिव होती है। ऐसे नहीं कि पाउच और बड़ा बन जाएगा और बड़ा बन जाएगा और खतरनाक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आउट पाउचिंग हो रही है, बस इतना ही है। ये ठीक हो सकती है कंडीशन, ठीक है। अब ये पेशेंट कभी कभी अगर ये एस्पिरेट हो गया, रात में सोया था और खाना क्योंकि अटक रखा है तो ये एस्पिरेशन हो सकता है। अब खाना नहीं खाएगा तो पेशेंट का वेट का भी लॉस हो सकता है, वेट लॉस, क्योंकि न्यूट्रिशन खाने का मन नहीं करेगा एक तो, और दूसरी बात खाना उतना खा भी रहा है तो वो पहुंच नहीं रहा जगह पे, तो एस्पिरेशन हो सकता है, पेशेंट को माल न्यूट्रिशन हो सकता है, वेट का लॉस हो सकता है। ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। सर पता कैसे चलता है इस चीज का? तो हम पेशेंट को वो देते हैं और डाई देते हैं बेरियम स्वेलो करने के लिए। पेशेंट क्या लेगा? बेरियम स्वेलो लेगा। अब बेरियम हमने दिया तो बेरियम से हमें पता चल जाएगा कि इस एरिया में क्या हुआ है, इस एरिया में बेरियम डाई ऐसे फैल जाएगी। तो हम जब डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करेंगे, तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हमें ये याद रखना है कि हमें करवाना है पेशेंट का बेरियम स्वेलो। तो बेरियम स्वेलो उस जगह को क्या कर देगा? कॉन्ट्रास्ट कर देगा, जिससे हमें पता लग जाएगा कि हाँ भाई ईसोफेगस में आउट पाउचिंग हुई है। ट्रीटमेंट क्या करते हैं सर? इसको एंडोस्कोपिक स्टेपलिंग कर देते हैं, हम एंडोस्कोप से स्टेपल कर देते हैं। या तो हम कर सकते हैं डाइवर्टिकुलेक्टमी, इसको कट करके निकाल देंगे, या एंडोस्कोपिक स्टेपलिंग होती है, मतलब रिकंस्ट्रक्शन कर देते हैं और इस पार्ट को हटा देते हैं, स्टेपल कर देते हैं। एंडोस्कोपिक स्टेपलिंग कर सकते हैं या फिर इस पार्ट को काट के ही हटा सकते हैं, इसको हम डाइवर्टिकुलेक्टमी बोलते हैं। तो ये छोटा सा एक टॉपिक था जिसको बोला हमने क्या, जिसका नाम था ईसोफेगल डाइवर्टिकुलोसिस। ओके, तो एक और कंडीशन मैं आपको बताऊंगा, जिसका नाम है अचलेशिया कार्डिया। एक और कंडीशन, ईसोफेगस के बारे में पढ़ रहे हैं आज, तो एक और कंडीशन है जिसको बोलते हैं अचलेशिया कार्डिया। ये भी ईसोफेगस की प्रॉब्लम है जैसे डाइवर्टिकुलोसिस थी। सर अचलेशिया कार्डिया क्या है? इसमें मैं बता दूं आपको, जैसे ईसोफेगस है, ईसोफेगस और ये स्टमक है, तो इसका जो लास्ट का 1/3 पार्ट है, ये लास्ट का जो 1/3 पार्ट है ना, ये वाला, यहां के न्यूरॉन्स डैमेज हो जाते हैं। यहां के क्या हो जाते हैं? कुछ न्यूरॉन क्या हो जाते हैं? डैमेज। और न्यूरॉन के डैमेज होने की वजह से क्या होता है, यहां पे पेरिस्टालसिस मूवमेंट नहीं हो पाते, अपेरिस्टालसिस जैसी कंडीशंस होती है यहां पे, अपेरिस्टालसिस जैसी कंडीशन होती है यहां पे यहां के जो न्यूरॉन्स हैं जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट करवाते थे, तो इस वाले पार्ट के जो न्यूरॉन वाले पार्ट हैं वो डैमेज हो गए हैं, इनहिबिटरी न्यूरॉन रहते हैं। अब ये क्या करते थे, आपको पता है यहां प्रेशर की वजह से ही तो बंद होता था, ये प्रेशर की वजह से ही तो बंद रहता था, यस और नो। तो अब अगर
लोअर ईसोफेगस क्या रहेगा? लोअर ईसोफेगस क्या रहेगा? क्लोज हो जाएगा, क्योंकि यहां पे ओपन होने के पीछे जब प्रेशर आता था तो ओपन होता था, पेरिस्टालसिस मूवमेंट से ही ओपन होता था, प्रेशर आया उससे ओपन हुआ। लेकिन अब यहां पे प्रेशर आने वाली चीज ही नहीं है, यहां के न्यूरॉन ही डैमेज हो रखे हैं, तो अब ये ना खुल पाएगा, मेनली खुल नहीं पाना, कार्डियक स्पिंक्चर का रिलैक्स ना हो पाना, इसी कहानी को बोलते हैं अचलेशिया कार्डिया। अचलेशिया कार्डिया का मतलब मैं ये लिख सकता हूं, लोअर ईसोफेजियल स्पिंक्टर नॉट एबल टू रिलैक्स, नॉट एबल टू रिलैक्स। यानी कि मैं लिख सकता हूं कि वहां की जो टोन होगी ना वो बढ़ जाती है। टोन मतलब जैसे मैंने मुट्ठी को बंद कर लिया, ये टोन बढ़ गई ना, रिलैक्स मतलब ऐसे ओपन होना, टोन का बढ़ना मतलब ऐसे क्लोज होना। तो अचलेशिया कार्डिया की वजह से टोन बढ़ गई, और टोन बढ़ने की वजह से ये क्या हो गया? क्लोज्ड। ये क्या हो गया? क्लोज्ड। अब खाना जाएगा ही नहीं नीचे की तरफ। इस कहानी को बोलते हैं अचलेशिया कार्डिया। ये एक तरीके का, मैं ये कह सकता हूं, ये एक तरीके का मोटिलिटी डिसऑर्डर है, मोटिलिटी डिसऑर्डर है। खाना जाएगा ही नहीं नीचे की तरफ, मोटिलिटी डिसऑर्डर। क्लियर? तो ये इस कहानी को बोलते हैं अचलेशिया कार्डिया। तो ऐसे कंडीशन में भी क्या होगा? आपको रीगर्जिटेशन देखने को मिलेगा, आपको डिस्फेजिया होगा, वेट लॉस होगा, न्यूट्रिशनल स्टेटस इंबैलेंस होगा, एस्पिरेशन होगा। मतलब वही कंडीशन होंगी, जब खाना अटकेगा तो पेशेंट को क्या हो सकता है? रीगर्जिटेट कर सकता है पेशेंट, रीगर्जिटेशन हो सकता है पेशेंट को एस्पिरेशन हो सकता है, एस्पिरेशन, खाना निगल नहीं पाएगा प्रॉपर्ली, यानी कि डिस्फेजिया हो सकता है, डिस्फेजिया। तो ऐसी कंडीशंस आपको देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि कार्डियक स्पिंक्चर क्लोज है, वो ओपन ही नहीं हो पा रहा है। इस कहानी को अचलेशिया कार्डिया बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे एक्चुअली ये बंद क्यों है? क्योंकि यहां पे प्रेशर 25 से ज्यादा हो जाता है, 25 mmHg से बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से क्लोज ही रहता है। अगर थोड़ा प्रेशर कम होता तो ऊपर का प्रेशर बढ़ता, पर यहां पे प्रेशर बढ़ा हुआ है जिसकी वजह से क्लोज है। अगर प्रेशर थोड़ा कम होगा तो ये रिलैक्स हो जाता। तो इसको बोलते हैं अचलेशिया कार्डिया। ठीक है, इसके अंदर एक बोटॉक्स थेरेपी की जाती है, बोटॉक्स थेरेपी। सर बोटॉक्स थेरेपी क्या है? एक टॉक्सिन आता है, टॉक्सिन, एक टॉक्सिन आता है बोटॉक्स थेरेपी के अंदर, उस टॉक्सिन को बोलते हैं बोट्यूलिनम टॉक्सिन थेरेपी। कौन सा टॉक्सिन? वो है बोट्यूलिनम। बोट्यूलिनम टॉक्सिन क्या करता है? यहां पे टोन को कम करता है, और जिसकी वजह से क्या हो सकता है? रिलैक्स हो सकता है। बोट्यूलिनम टॉक्सिन क्या करते हैं? वहां पे टोन जो बढ़ी हुई है उसको कम करते हैं, और उसकी वजह से वहां की मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं, और इससे उसको हम सही कर सकते हैं। यह है दोस्तों अचलेशिया कार्डिया। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी तो इसमें मायोटमी कर देते हैं, इस मसल्स को ही कट कर देते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? मायोटमी, हेलर्स मायोटमी बोलते हैं। हेलर्स मायोटमी क्या है? इसकी चॉइस है, फिर सर्जिकल चॉइस है। पहले तो हम मसल डायलेट करने वाली बहुत सारी दवाइयां देते हैं, ये बोटॉक्स थेरेपी देते हैं, पर नहीं होता तो लास्ट में हेलर्स मायोटमी करके इसका मैनेजमेंट कर देते हैं, सर्जिकल मैनेजमेंट, कट करके हटा देते हैं। तो ये है अचलेशिया कार्डिया। छोटी छोटी बीमारियां हैं, तो इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो हमें याद रखने हैं, किसके बारे में? ईसोफेगस के डिसऑर्डर्स के बारे में। वैसे मैं जीईआरडी भी ईसोफेगस वाला बताऊंगा आपको, जीईआरडी के बारे में भी बताऊंगा अभी आगे। तो जीईआरडी को हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।